नमस्कार। मेरे साथ जो मेहमान हैं आज वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त महाराष्ट्र कैडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं। वो 85 बैच और मध्य प्रदेश के कई नामचीन ऑफिसर्स जो चीफ सेक्रेटरी रैंक तक पहुँचे वो उनके बैचमेट रहे हैं। उज्ज्वल ऊके ये उनका नाम है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहे वो महाराष्ट्र में और फिर एक स्वयं को जानने की एक यात्रा पर वो निकल गए। महोपेक्षा एक विचार उन्होंने रखा है, ये हम उन्हीं से समझेंगे। तो चलिए सीधे उन्हीं की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये यात्रा शुरू हुई। तो पहले कुछ सवाल उनके जीवन से जुड़े और कुछ फिर महोपेक्षा से जुड़े हुए सवाल। बहुत स्वागत करता हूँ उज्ज्वल जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। सेवा में आए आप 1985, एक ऐसा कालखंड जब भारत बदल रहा था। एक तरफ उदारीकरण का दरवाज़ा खुल गया था, जो पुरानी बंदिशें थी वो टूट रही थीं और उसमें एक युवा अधिकारी जिसने देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा को चुना। तो जब आपने प्रवेश किया जाहिर है अच्छा ही लगा होगा और एक लंबा सफ़र था। इस दौरान आपकी आंखें और आपके चेहरे को देखकर लगता है कि ध्यान और खुद के भीतर जाने की एक चेष्टा ये शायद उसके साथ ही चल रही थी। इज इट ट्रू सर? बिल्कुल सही है। शुरुआत से वो जिज्ञासा हमेशा रही कि खुद को जाने, जग को जाने। और एक घर से एक प्रवृत्ति मैंने सीखी, पिताजी और माताजी की देन, कि अभ्यास करते रहो। तो कई लोग तो कहते हैं कि भाई अब तो आईएएस पास हो गए, अब तो सब खत्म, इसके बाद तो आपने नौकरी करनी है। और मेरी यात्रा वहां से शुरू हुई कि अब तो अभ्यास शुरू करना है, क्योंकि नौकरी करते करते जो मैं सीखूंगा, जो प्राप्त होगा, जो बाहर से जो ज्ञान प्राप्ति होगी वो कहीं ना कहीं अंदर से मेरे को बढ़ाएगी। तो मैंने अपने जीवन भर हमेशा एक्सपीरियंस और नॉलेज उसको लेने की कोशिश की और उसके आधार पे जो कुछ देता गया वो तो ठीक है, वो मेरा कर्तव्य ही था, बट सीखा बहुत कुछ। तो ये सच है कि आप जो कह रहे हैं कि सीखने का दौर तो शुरू हो गया। जी। माता पिताजी की तरफ से अपब्रिंगिंग के दौरान क्या मिला आपको, क्या मंत्र था? आपने उसका थोड़ा सा झलक तो हमको दिखाई कि अभ्यास करते रहो, लेकिन बिटवीन द लाइंस था वो, हम ठीक से उसको दर्शक भी समझना चाहेंगे कि वो क्या मंत्र था जो उन्होंने दिया कि अभ्यास करते रहो। किसका अभ्यास करते रहो? देखिए, मेरे पिताजी जो थे वो गढ़चिरौली में किसान थे। आज भी वो बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है। जी जी। उस वक्त वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट से ग्रेजुएशन किया और अपनी स्कॉलरशिप से उनके पिताजी ने कहा था भाई 8वीं तक मैं पढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद 9वीं के बाद वो नागपुर चले गए और अपने ही स्कॉलरशिप के हिसाब से वो अभ्यास करते रहे। यहाँ तक कि फिर जब उन्होंने ग्रेजुएशन के पास जब गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप लेकर के लंदन चले गए। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी अभ्यास ही किया। लंदन से वापस आए तो मौका था ऑस्ट्रेलिया जाने का, तो उन्होंने कहा नहीं, भारत तभी तभी इंडिपेंडेंस हुआ था। तो जब स्वतंत्र मिला तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देश सेवा में ही रहूँगा। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उन्होंने ज्वाइन किया और उस ज़माने में आईएएस की तरह ही इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल नाम का फॉर इंजीनियर्स एक सर्विस बनाई गई थी, वो उन्होंने ज्वाइन की। तो देश की सेवा में आखिर में वो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिटायर हुए। तो उन्होंने एक ही चीज सिखाई थी कि अभ्यास करते रहो, सीखो। वाह वाह वाह। देश सेवा, प्रलोभन थे उनके सामने भी जी, लेकिन उन्होंने चुना भारत को जी। जिस देश से वो निकले, जिस देश के वो नागरिक रहे। माताजी के साथ जो रही, हालांकि उस दौर में महिलाओं की शिक्षा और वो सारी चीज़ें उतनी रिच नहीं होती थी। आपकी माताजी भी कुछ पढ़ाई लिखाई उनकी? जी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो बहुत, उनके जो पिताजी थे मेरे नाना जी, वो बहुत ऊंचे ओहदे पे थे। वो एस्टेट ऑफिसर थे दिल्ली में। और ये गवर्नमेंट की जो एस्टेट्स होती हैं, जिसको डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स आज कहते हैं, उस पोजीशन पे वो थे। और वो कलकत्ता, दिल्ली, शिमला और मुंबई, इसमें जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे वो पूरा कंट्रोल उनके पास था। अलॉटमेंट जिसको कहते हैं, घरों ऑफिशियल अधिकारी निवास की अलॉटमेंट वो उनके पास थी। तो काफ़ी ऊंचे ओहदे पर थे। उसके मतलब मेरे पिताजी तो गांव से आए थे, लेकिन मेरे नाना जी काफ़ी थे। उनकी खासियत यह है कि दिल्ली में वो और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये काफ़ी करीब थे और पड़ोसी थे। तो विवाह बड़ा
एक अलग सी कहानी है कि जब विवाह का समय आया तो मेरे नाना जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा था कि वही बेटी के लिए वर ढूंढिए, तो उन्होंने कहा था कि ये लंदन गया हुआ एक स्टूडेंट है, तो ये मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको लंदन में मिला हूँ, तो मेरे ख्याल से आप एक बार मिल लीजिए। तो ऐसा विवाद तय हुआ और महलों की रानी गांव में आ गई और उन्होंने बिल्कुल एडजस्ट कर लिया। आप समझ लीजिए कि दिल्ली में एस्टेट ऑफिसर की पुत्री और गांव में तो टॉयलेट्स भी नहीं थे, दिशा मैदान, वहाँ एडजस्ट कर लिया उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि जीवन में जैसा भी हालात हों, जहाँ भी रहो, एडजस्ट कर लो, निराश नहीं होना। एडजस्टमेंट भी एक अभ्यास है जी। वो भी यानी काफ़ी क्वालिफाइड रही मदर? उन्होंने उस ज़माने में मैट्रिकुलेशन किया था। लेकिन उस ज़माने का मैट्रिकुलेशन यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पढ़ती बहुत थी और अभी 4 साल पहले ही गुजरी है, लेकिन आखिरी क्षण तक वो इतिहास बहुत पढ़ती थी, कंठस्थ उनको, मतलब आप भारत के कोई भी इतिहास की किसी भी चीज़ को पूछ लें तो उन्होंने उसका अभ्यास किया हुआ था। बहुत सुंदर, एक बड़े वहाँ से सीखना, अभ्यास करना मैंने सीखा। बहुत गहरे परिवार से आप आते हैं जहाँ मूल्य, संस्कार, पूंजी, संघर्ष, स्ट्रगल, ये सब चीज़ें साथ साथ जुड़ी हैं। एक कविता है, हिंदी साहित्य के एक बड़े कवि हैं कुंवर बेचैन, उनकी कविता का भाव ये है कि मैं पढ़ लिख गया हूँ बहुत, एक पढ़े लिखे युवक पर है वो कविता कि अब मैं गांव आता हूँ तो मैं अपनी टाई को कहाँ टांगूँ, मुझे उसके लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है। आप आए जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में, तो घर में त्याग की विरासत, अभ्यास की विरासत, मानव सेवा की विरासत, बाबा साहब अम्बेडकर से परिचय और वो स्मृतियाँ, इसके बीच में भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अलग किस्म का सेटअप। तो उज्जवल जी सेट हुए शुरू में, या ऐसा लगा कि ये कौन सी दुनिया है, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, भिन्न हैं, यहाँ तो रुतबा है, ओहदा है, ऑफर्स हैं, प्रलोभन है, तमाम चीज़ें हैं? जी, ऑफर, प्रलोभन, मौका है जी सेवा करने का। हाँ, ये आपकी सोच है। कई लोग इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं। पहले आप एसडीएम रहते तब से ही आपके सामने लोग आते हैं, आप पहचान जाते हो किसके ऊपर अन्याय हुआ, किसके ऊपर नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक पता चलता है। हाँ। आपने किसी के साथ न्याय कर दिया, उसका जो आनंद है ना, आज तक महसूस करता हूँ मैं। आज ठीक बात। रिटायर हो गया फिर भी सबसे मेरी जो मधुर जो यादें हैं वो ये है जब आदमी कहता है कि साहब बहुत सालों बाद न्याय मिल गया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सच बता रहा हूँ मैं। आज उसका जो आनंद है ना, वो आप किसी भी चीज से उसको तोल नहीं सकते। कभी इस पूरी लंबी यात्रा में कभी किसी ने समझाया होगा, सो कॉल्ड जो मित्र करीबी रहते हैं, कि उज्जवल ये अच्छा है, सेवा करते रहो, लेकिन अपनी सेवा की तरफ भी ध्यान दो? देखिए, अपनी सेवा तो सरकार तो देती है ना उतना घर देती है, गाड़ी देती है, सब कुछ तो दे ही रही है, और क्या जी वो तो क्या है उसमें। एक चीज़ जो और कही जाती है कि अंग्रेज़ ज़रूर चले गए, लेकिन एक सेटअप वो हमें दे गए, और वो ढांचा एजुकेशन में भी हमने नई शिक्षा नीति के माध्यम से उसको हटाने की कोशिश की है। लेकिन आज भी ये माना जाता है कि एक अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी, यानी वो पोलो या फिर वो गोल्फ या फिर वो टेनिस या फिर शामें उसकी किसी मजबूत और बड़े अच्छे से क्लब में बीतेंगी, तो ये सारी चीज़ें क्या आप महसूस करते हैं कि ये सेटअप अभी भी है जिसे अपने आप ही टूटेगा, तोड़ने का प्रयास तो नहीं होना चाहिए? जी नहीं, अब तो मेरी कैरियर में तो न पोलो न खेला, न कभी गोल्फ खेला। गोल्फ एक बार बस शौकिया कोशिश की थी, गेंद कहीं और चले गई थी। ना कभी टेनिस खेला और ना कोई क्लब का मेंबर रहा। तो हाँ, वो थाने में कलेक्टर था तो एक थाना क्लब था जिसमें मैं प्रेसिडेंट था, तो उस हैसियत से हम चले जाते थे। बट वहाँ पे भी वो काम इतना रहता है कि कहाँ क्लब में और कैसे करें। हाँ जी, तो वो मेरे ख्याल से अब वो नहीं रहा है, वो नहीं है अब, नहीं है। हाँ, जो क्योंकि इतना बिजी टाइम रहता है आजकल। तो खैर आईएएस ऑफिसर्स को तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो कहाँ टाइम निकालेगा ये सब चीजें। हाँ, ये हो सकता है कि भाई रिश्ते नाते वाले कोई आते हैं तो वो एंजॉय करना चाहते, तो भाई चलो भाई वो क्लब है, आप जाके खेल लो, ये कर लो, खुद नहीं कर पाता है।
चलिए अब मैं मूल सवाल पर आता हूँ, जिसकी महोपेक्षा, जी। ये कौन सी पद्धति है और क्या ये कुछ बुद्ध के जीवन दर्शन या उनकी आइडियोलॉजी से जुड़ती है, या ये कुछ और भिन्न चीज? थोड़ा सा आप अपनी इस दृष्टि। हाँ, महोपेक्षा जो है ये एक, इसका पाली में अर्थ है द ग्रेट फॉरगिवनेस, महान त्याग या फॉरगिवनेस। ये किस बोली का शब्द है? पाली शब्द। हाँ, महोपेक्षा जी। तो इसके पीछे जो है एक, इसको मैं कह सकता हूँ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। इसकी शुरुआत होती है इंसान को पहले उसकी खुद से परिचय कराने से। बायोलॉजी, इसके प्रवर्तक कोई है? नहीं, मैंने ही सबके यार। अच्छा, सब कुछ मेरा ही है। जी। तो खैर अभ्यास से ही है ये, ऐसा नहीं है, चीजें तो पुस्तकों में ही मिलती है, वहां से हम लोग जो विश्लेषण करते हैं वो मेरा होता है। बाकी नॉलेज और ज्ञान तो सबके लिए अवेलेबल है। उसका जो मैंने अर्थ निकाला वो बायोलॉजिकल है कि एक तो इवोल्यूशन में हम लोग समझ लीजिए 16-17 लाख साल पहले होमोसेपियन इस पृथ्वी पर आया। ठीक है, उसके कई करोड़ों साल से तो साइनोबैक्टीरिया और तरह तरह के इवोल्यूशन होते रहे। ठीक है, अब जब 10,000 साल पहले हम लोग आकर के स्थिर हो गए हैं, घरों में आ गए हैं, गुफाओं में रहते थे पहले, अब घरों में आ गए क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो गया, खेती बाड़ी शुरू हो गई, तो जगह पे इंसान स्थायिक हो गया। इंसानों में और जानवरों में एक महान डिफरेंस जो है, प्रमुख डिफरेंस, वो ये है कि हमारे पास में प्री फ्रंटल लोब होता है, जो ब्रेन में एक पर्टिकुलर चीज है 1.5 साल 2 साल के बाद में ग्रो करता है। तो जानवर जो है वो इमेजिन नहीं कर सकता, मनुष्य इमेजिन कर सकता है क्योंकि उसके पास में प्री फ्रंटल लोब है। ठीक है, इमेजिन करने का मतलब है कि अगर कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई बंदर आसमान में पंछी को देखता है तो सिर्फ पंछी को देखता है। इंसान सोचता है कि ये उड़ सकता है तो क्या मैं भी उड़ सकता हूं? तो उसकी जो कल्पना शक्ति जो आती है, इमेजिनेशन, ये आती है प्री फ्रंटल लोब से। दूसरी बात, छोटा बच्चा जो होता है 1.5-2 साल तक का, उसको प्री फ्रंटल लोब नहीं होता है। तो उसमें एक बात आपको मैं समझा देता हूं कि बच्चे को अगर आप कहीं यहां नहीं बैठना है तो आप देखेंगे वहीं जाके बैठ जाता है, क्योंकि प्री फ्रंटल लोब है जो आपको नकार, ये नहीं करना है, वो समझाता है। जब तक वो नहीं ग्रो करता है, जब वो आप उसको कहते हो वहां नहीं बैठना, तो उसको ना शब्द नहीं सुनाई देता है, उसको सुनाई देता है वहां बैठना है, वहां जाके बैठ जाता है। आप कहते हैं ये तो बड़ा बदमाश है, वो बदमाश नहीं है, उसको वो फीचर ही नहीं है उसके ब्रेन में। 2 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद डेवलप होती है। तो नेगेटिव को प्रोसेस करना ये हमारे कॉन्शियस माइंड का और प्री फ्रंटल लोब का एक पार्ट है। अब कॉन्शियस माइंड की जब मैं बात करता हूं तो सिंपल, पंच इंद्रिय हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, फील कर सकते हैं, खाने को टेस्ट कर लेते हैं हम और स्मेल कर लेते हैं, ये पंच इंद्रिय है। पंच इंद्रिय जो बाहर की जो इंफॉर्मेशन है, चाहे लाइट रेज हो, चाहे साउंड वेव्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे टच हो, ये आपके कॉन्शियस माइंड में जाता है, जिसको हम कहते हैं चेतन मन। ठीक है, चेतन मन और प्रीफ्रंटल लोब कनेक्टेड है। चेतन मन इमेजिन करता है, चेतन मन को ये समझता, अगर आप कहते हैं कि चश्मा को यहां मत रखिए, वो समझ लेता है। ओके, ये हो गई चेतन। अब रात को जब सोते हैं तो आप पूरा नहीं सोते हैं, सिर्फ आपका चेतन मन सोता है। ठीक बात। हृदय गति चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सांस चल रही है, चेतन मन सोता है और चेतन मन जाग जाता है। तो इमोशंस, राग, द्वेष, जेलेसी या दुख हो जाना, पीड़ा होना, ये सब जो है चेतन मन की अवस्था है। ओके, अब चेतन मन जब सो जाता है तब उसको कोई भी इमोशन नहीं होता है, वो सोया हुआ है। जागता है तो फिर वो फिर से जागृत अवस्था में आ जाता है। अब आते हैं हम दूसरी बात, एक अचेतन मन है जो एक बार जागा है और एक बार ही सोएगा, वो आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है। आपका चेतन सोया है या जागा है, हम कहते हैं मैं सो गया था, आप नहीं सोए थे, आपका सिर्फ चेतन मन सोया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अचेतन जन्म के साथ ही जी, और जब वो सोएगा तो मृत्यु। हाँ, मृत्यु बस। और आपके जो बॉडी में जो सेल्स हैं, जिसको हम कहते हैं पेशियां कहते हैं, सेल्स हैं 33 ट्रिलियन, 33 to 35 ट्रिलियन। हर सेल को कंट्रोल करता है आपका अचेतन मन। ओके, पावर ज्यादा है क्योंकि वो सारे सेल को कंट्रोल कर रहा है। चेतन मन जो है पंच इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता है, निर्णय लेता है, उसका काम है 4। एक है उसको सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना, यदि कोई भूचाल आ जाए इस वक्त
तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम दरवाजा देखेंगे, यहाँ देखेंगे कैसे भागें, कहाँ जाएं। तो ये चेतन मन डिसाइड करता है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन जी, आप नींद में अगर भूचाल आ जाए तो आपको आप नहीं कुछ कर पाएंगे, नींद में ही खत्म हो जाएंगे। तो चेतनावस्था में आपको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है हाइड्रेशन, यानी कि पानी की व्यवस्था। नींद में आपको जब प्यास लगती है ना, तो आप उठते हो, पानी पीते फिर सो जाते हो। और चौथा होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी प्रजाति को बढ़ाना। हर प्राणी को ये 4 ड्यूटीज हैं मैमल्स। ये हो गए चेतन की काम। अब अचेतन क्या कर रहे हैं? अचेतन जो है आपके डीएनए की जो प्रोग्रामिंग है, जो आपके पेरेंट से आई है, आपके माता पिता से आई है, और उनके पास में उनके माता पिता से आई है, जो जनरेशन टू जनरेशन जीन्स आ रहे हैं, उसको आपके डीएनए का एक प्रोग्राम बनता है कि आप इस उम्र में आपकी दाढ़ी ऊंचाएगी, इस उम्र के बाद में आपके बाल सफेद होने लग जाएंगे। मतलब ये तो एग्जाम्पल है। हर सेल का आगे क्या प्रोग्रामिंग होगा वो एक प्री प्रोग्राम डीएनए बनाता है। उसको फॉलो करता है आपका अचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बिल्कुल प्रूव्ड है। हाँ। सिंपल ये इसमें थोड़ा मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं आपको अभी बताता हूं। अब आपको मजा आएगा। तो 33 ट्रिलियन सेल को कंट्रोल करने वाला तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो हमेशा चेतन मन की ही आज्ञा का पालन करता है। निर्णय लेने वाला माइंड चेतन की आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि चेतन जो है वो निर्णय लेता है, क्योंकि वो उसके पास प्रीफ्रंटल लोब है, वो देख रहा है खाना लेना है या नहीं लेना है। वहां से शेर आ रहा है, यहाँ पे केला है, मैं केले की तरफ जाऊंगा तो शेर मुझे खा जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं केला छोड़ के भाग जाऊं। ये सारे निर्णय चेतन अवस्था में होते हैं। सोया हुआ इंसान निर्णय नहीं ले सकता है। तो चेतन जो निर्णय लेगा, अचेतन उसको ओबे करेगा। तो जब अगर अचेतन मन के पास ज्यादा अधिक ताकत और शक्ति और कंट्रोल होने के बावजूद वो चेतन की ही बात सुनता है, यानी कि चेतन मन आपका राम है और अचेतन मन हनुमान है। ये है उसका पूरा भाव। और आप देखिए रामायण में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ नहीं, आपके पूरे माइंड का साइंटिफिक उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है। यदि आप ये समझ जाएं कि यहाँ राम और अंदर की पूरी शक्ति को कंट्रोल करने वाला हनुमान, तो उन दोनों का वार्तालाप प्रेम से होना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न जो मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपसे करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि यही प्रक्रिया ठीक है, या अचेतन की जो शक्तियाँ हैं उसमें अचेतन को भी एक इक्वल पार्टनरशिप में आना चाहिए? वो इक्वल पार्टनरशिप में है। मैं आपको थोड़ा 2 मिनट में समझाता हूँ। आप समझिए, आप राम स्थिति में हैं, आपका चेतन मन राम स्थिति में है, आप शांत हैं। हनुमान आपके, यानी कि आपका अचेतन मन आपकी बात पूरी सुन रहा है। आप गुस्से में आ जाते हैं, आपके अंदर इमोशन आ गया, तो आपके अंदर लक्ष्मण जागृत हो गया है। अब राम नहीं रहा, अब लक्ष्मण आ गया है। बहुत सुंदर। हनुमान जी जो है वो लक्ष्मण का नहीं सुनते, वो सिर्फ राम का सुनते हैं। तो क्या होता है, कंट्रोल जो है अंदर, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हृदय गति बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी समझ नहीं पा रहे हैं कि चेतन मन क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां राम है ही नहीं, वहां तो लक्ष्मण है, और हनुमान जी लक्ष्मण जी की नहीं बात सुनते हैं। तो ये जो डिस्कॉर्ड, ये कहते हैं ना हार्मनी, डिसहार्मनी जो हो जाती है, इसकी वजह से फिर बीमारियां और अनेक चीजें होती हैं। ये इसका सार है। आपका मन जब तक राम स्टेट में, राम स्थिति में है, तब तक आपका अचेतन मन आपका सुनता रहेगा। कहना चाह रहे हैं कि ये हार्मोनी राम और हनुमान की तरह स्थापित होनी चाहिए। बिल्कुल। तब जाकर हमारा जीवन जो है वो एक ऑब्जेक्टिव उसमें जाएगा पूरी तरह। और दूसरी बात यह है कि आप हनुमान जी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाह के भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपने राम जी को, यानी कि आपकी चेतन की जो स्थिति है उसको राम अवस्था में रखना है। आप जब लक्ष्मण अवस्था में चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। भरत अवस्था में जाएंगे तो आपके अंदर गिल्ट आ जाएगा। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें। देखिए भरत जी को क्या था, उनके मन में ग्लानि थी कि मेरा नाम लेकर के राम जी मेरे पवित्र भाई को बाहर निकाल दिया 14 साल के लिए, परेशान थे वो। तो हमारे मन की जो ग्लानि है ना, वो हमारा भरत अवस्था है, और हमारे अंदर जो भय है ना, वो रावण है, जिसको हम छिपा के चलते हैं हमेशा। और एक बात और बता दूं, राम मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। हाँ, लेकिन रावण सबसे ज्यादा किससे डरता था मालूम है? हनुमान से। तो जो भय किससे डरता है? हनुमान जी से। तो हम क्या कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो हमने जो जितना मैंने अभ्यास किया है, सबकॉन्शियस इज इक्वल टू हनुमान जी। तो अगर आपका
रावण हनुमान जी से डर रहा है, यानी कि आपका भय जो आपके अंदर है उसको सॉर्ट करने के लिए आपका अचेतन मन पावरफुल है। तो अगर आप अपने अचेतन मन को जागृत करते हैं तो आपका भय चला जाएगा। ठीक बात। और ये हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ये तो खैर थोड़ी सी एग्जांपल है ये, इसमें एक्चुअली मैं तो ये कहता हूं कि ये महोपेक्षा क्या कोई ध्यान की एक पद्धति की तरफ भी आप जाते हैं? कैसे करते हैं इसको, मेडिटेशन? जी मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखिए, आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं ना, दोनों अगर बोलेंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, नहीं ना? हो सकता। तो जब राम जी बोल रहे हैं तब तक हनुमान जी चुप, और अगर आपको हनुमान जी को जागृत करना है तो राम जी को थोड़ा देर शांत होना पड़ेगा, है ना? अब क्या है कि आप सोचिएगा, अगर मैंने आपसे कहा सफेद रंग, आपके मन में अगर दूध आ गया तो दूध से आपको गाय याद आ जाएगी, गाय से आपको खेती बाड़ी न जाने क्या क्या याद आ जाएगा, डेयरी फार्म, पता नहीं क्या कुछ याद आ जाएगा। या सफेद से अगर आपने ये सोच लिया कि अरे सफेद रंग का तो हमारे तिरंगा के बीच में पट्टी है सफेद रंग की, है ना, तो फिर आप झंडे की बात करेंगे, फिर मिलिट्री की बात करेंगे, फिर हमारा देश महान। देखिए सोच कहाँ कहाँ जाती है। हाँ, अलग सफेद रंग से दोनों तरफ चलेगी। बिल्कुल ठीक बात। तो आपका जो चेतन मन है एक सेकंड के अंदर में न जाने हजारों विचार पे चला जाता है, वो कॉन्सिस्टेंटली चैटर करता रहता है। तो राम जी तो हमेशा बोलते रहते हैं, तो हनुमान जी तो सुनते ही रहेंगे ना। तो हनुमान जी को अगर जागृत करना है, यानी अचेतन मन को अगर जागृत करना है, तो राम जी को शांत होना पड़ेगा। वही तो मेडिटेशन है, वही मेडिटेशन। और क्या करते हैं आप? देखिए आंख बंद कर लेते हैं, बहुत सुंदर बात है। कानों को आप मधुर ध्वनि या कोई ऐसी रिदम में डालते हैं, आंखें बंद, नाक में स्मेल ना आए इसलिए आप कभी अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लेते हैं, इनर्ट हो जाता है। पानी पी लेते हैं तो आपका टेस्ट भी नॉर्मल हो गया। और टच सेंसेशन के लिए आप आराम से बैठिए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, पंच इंद्रियां शांत हो गई, राम शांत हो गए, हनुमान जी बोलना शुरू कर देते हैं। यही तो मेडिटेशन है। यही मेडिटेशन है। तो ये आपका क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है इसका? जी देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल है कि एक तो हम 1 डे का करते हैं। 1 डे में जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया, इसको जरा आराम से, क्योंकि सब लोग उतने मतलब हर एक का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है। PhDs भी आते हैं और मेरे पास में तो बिल्कुल मतलब अंगूठा छाप भी लोग आ चुके हैं। तो मैं एक स्पीड में हल्के से उनको एक दिन में ये पूरी बात समझा देता हूँ, जिससे वो इक्विप हो जाते हैं कि अपने आप को खुद समझ लें और बेसिक चीज़ें समझ लें। तो कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ संपर्क करे, कैसे करे? मेरा हेडक्वार्टर तो मतलब मेन ट्रेनिंग तो मेरे पुणे में है, पुणे में, मुंबई में भी लेता हूँ, अब भोपाल में भी लेने का सोच रहे हैं हम। यदि लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं आके अवश्य उसके बारे में ट्रेनिंग दे सकता हूँ। 1 डे का होता है, उसके बाद एक होता है इंटरमीडिएट, वो 2 दिन का होता है, 9 से 5, 9 से 5। उसमें जो है सबसे ज्यादा जो डिटेल है कि कैसे हनुमान जी को जागृत करना तो सिखा दिया मैंने, मेडिटेट करिए, वो सब ठीक है, लेकिन उसको हम प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद में एक थियरी ऑफ मेमेटिक रेजोनेंस है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अपने शरीर के ऊपर कैसे कंट्रोल पाना है, और आपकी अगर कोई पर्टिकुलर आपके अंदर में कोई डिजीज या कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, उसके पीछे मानसिक कारण क्या है वो भी हम ढूंढ के बताते हैं, और आपको खुद ढूंढना भी सिखा देते हैं। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये समझ लीजिए 2007 से शुरू किया मैंने। तो आपके पास काफ़ी सक्सेस मॉडल होंगे। जी काफ़ी है, क्योंकि जैसा आपने मुझे समझाया कि चेतन मन, तो मेरा चेतन मन और जो देख रहे हैं उनका भी चेतन मन ये सवाल करेगा कि इस समय जैसे बाज़ार में, माफ़ कीजिएगा मैं ये तुलना कर रहा हूँ कि बाज़ार में जैसे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वैसे ही हमारे पास आध्यात्म के भी सो कॉल्ड ऑप्शंस हैं। बिल्कुल है ना। और हर गुरु और हर जो भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा व्यक्ति है वो ये कहता है कि आपकी समस्याओं का अंत इस ध्यान पद्धति में है। आप यहाँ हो भी सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वही मेरी चेतन अवस्था ये आपसे प्रश्न कर रही कि कोई ऐसा उदाहरण आपने देखा हो जो, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस कराते हैं, कि जिसमें आपने देखा कि किसी व्यक्ति के शरीर की बहुत सारी जो अवस्थाएं जो उसे बहुत बड़े डिवास्टेशन की तरफ ले जा रही थी, वो रुका। जी होता है। हाँ, मतलब एग्जाम्पल तो देखिए, जैसे सिंपल तो चीजें हैं कि डाइवोर्स करने वाले बहुत लोग जो बिल्कुल आ गए थे, छोड़ दिया, अटेंड कर करके छूट गए, बच्चे हो गए उनके, अभी सुखी हैं। वाह, बहुत बड़ी बात है। ये एक समाधान कारक चीज है मेरे लिए। ठीक बात है। उसके अलावा 2-3 केसेस ऐसे में, जैसे एक इंसान मेरे पास आए और कहने लगे कि साहब मैं मेरी कोई सुनता ही नहीं है और सक्सेस ही नहीं हो रहा है लाइफ में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भाई अपने बारे में क्या सोचते हो? तो कहे मैं तो बंड हूँ,
मैंने कहा मराठी में वर्ड है। मैंने कहा बंड मतलब क्या होता है? तो कहते बंड मतलब रिबल, रिबल जो क्रांति करता है, जो मतलब विद्रोही। तो मैंने कहा अच्छा विद्रोही जो होता है या बंड जिसको कहते हैं आप, तो आपको किसने बताया? कहे मेरी माँ बचपन से कहती है तू तो विद्रोही है, तू तो बंड है। मतलब वो मराठी में कहती थी, कहने का मतलब विद्रोही। तो बचपन से ही मेरी माँ कहती थी। तो मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा था, बोले तू तो विद्रोही है, तू क्या इंजीनियरिंग करेगा? तो बोले मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक भूचाल आ गया कि जब मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, मेरी माँ ने मुझे कहा तू नहीं कर पाएगा, तू विद्रोही है, तू ये दूसरी लाइन ले ले। तो बोले उसके बाद में फिर मैं जिस चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है। तो मैंने कहा एक बात बताइए, जो विद्रोही होता है उसके आगे जाकर के क्या होता है, उसका फ्यूचर क्या होता है, आपने कुछ सीखा है? बोले विद्रोही की दो ही चीज़ें होती है, सक्सेस हो गया तो वो देश का बहुत बड़ा नेता कहलाता है, और फेल हो गया तो फिर वो खत्म हो जाता है, उसकी कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, मैंने कहा सीधी सी बात है, ये चश्मा है, इसको मैं यहाँ नीचे गिरा दूंगा, 1 सेकंड में टूट जाएगा। इसको बनाने में कम से कम आधा दिन 1 दिन तो लगा होगा ना। बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं, गोली मार दे तो इंसान 1 सेकंड में मर जाता है। यानी कि निर्माण जो है उसको समय लगता है, और नेगेटिव जो है बर्बाद करना, तोड़ देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो हमारे पूरे सिस्टम को नेगेटिव इजी और पॉजिटिव डिफिकल्ट, तो विद्रोही या तो सक्सेसफुल होगा डिफिकल्ट, और तोड़ देना और बर्बाद हो जाना इजी। तो आपके मन ने वो इजी रास्ता ले लिया, नेचुरल है। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा ये चीज छोड़ दो कि मैं विद्रोही हूं, आप बोलो मैं एक बहुत अच्छा सभ्य और समझने वाला सुशील नागरिक हूं। उसकी लाइफ बदल गई साहब, उसकी लाइफ बदल गई। क्योंकि आप अपने आप से जो कहते हैं ना, अंदर हनुमान राम जी को कभी ना नहीं कहता, वो हमेशा कहता है यस बॉस। आपने अगर कह दिया कि भाई मैं, सॉरी कहना नहीं चाहिए, कि मैं बर्बाद हूं, तो वो हनुमान जी कहते हैं कि हाँ ठीक है मेरे राम जी चाहते हैं बर्बाद होना, तो वो आपको बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना यू शुड ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, अपने बारे में अच्छा कहिए। बिल्कुल, हमारे बड़े बुजुर्ग से लेके सभी कहते हैं, उसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन है, ये रामायण में यही कहा गया है। बिल्कुल, हमेशा सकारात्मक। बिल्कुल, अगर आप कहेंगे कि मैं अच्छा हूँ, मैं शांत हूँ, सुशील हूँ और मैं परोपकारी हूँ, देखिए अंदर से अपने आप शक्तियाँ जागृत होंगी। कंक्लूड करते हुए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि हमारा जो चेतन मस्तिष्क है जी, ये प्रभु श्री राम के आचरण की तरफ नहीं गया तो फिर हम जीवन में भटकना तय है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो राम स्थिति में रहना है। वाह वाह, बहुत आनंद आया उज्ज्वल जी, थैंक यू, बहुत आनंद आया। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कि आप छत्तीसगढ़ के समीप के गढ़चिरौली के महाराष्ट्र के रहने वाले, तो इन दोनों राज्यों में इनकी इस उपासना पद्धति का महोपेक्षा, महान त्याग, आनंद आ गया उज्ज्वल जी, बहुत शुभकामनाएं। और हम ज़रूर कभी आपको और विस्तार से सुनना चाहेंगे। तो आज की इस अलग तरह की पेशकश में इतना ही, अगली बार एक और पर्सनैलिटी के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।